आज के इस वीडियो में बात करेंगे एईसीसी हिंदी की, जिसे हिंदी भाषा और संप्रेक्षण कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 2 के चैप्टर 1 के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं हम एईसीसी हिंदी की। लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको देख लेंगे। देखिए, जो चैप्टर 1 है यूनिट 2 का, वो है संप्रेक्षण के प्रकार एवं चुनौतियाँ। इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आप मुझे। आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो यहाँ पर। यूज़र नेम आपके सामने है। और टेलीग्राम पर जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए @एकलव्य स्नातक 1। और यहाँ पर आपको जो वीडियो में पढ़ाया जाता है उसकी फ्री PDF मिल जाएगी, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। संप्रेक्षण के प्रकार। देखिए, संप्रेक्षण के प्रकार क्या होते हैं, कितने होते हैं, इसे समझने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक समझ लेते हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक सोशल एनिमल है, और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, देखिए जो डेली बेसिक नीड्स होती है उसकी, बेसिक चीज़ों की जो उसे आवश्यकताएं होती है, उसे उसके लिए समाज में रह रहे लोगों के साथ संप्रेक्षण करना होता है, कम्युनिकेशन करना होता है। और अलग अलग परिस्थितियों में, यानी अलग अलग स्थितियों में मनुष्य अलग अलग प्रकार से संप्रेक्षण करता है। यानी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से या परिस्थितियों के हिसाब से मनुष्य क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है, संप्रेक्षण करता है। परंतु भाषा जो है वो मनुष्य का सबसे अमूल संपत्ति है, या ये कह सकते हैं कि भाषा एक प्रभावशाली साधन है जिससे मनुष्य संप्रेक्षण करता है। ठीक है, प्रभावशाली संप्रेक्षण कर सकता है, जिसकी सहायता से वे अपने लोगों तक अपने विचार, अपनी भावना या कोई जानकारी सहजता से, इफेक्टिव तरीके से, सरल तरीके से पहुंचा सकता है। मुख्यतः अगर स्पेशली हम बात करें, विशेषताएं बात करें हम, तो संप्रेक्षण को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 प्रकार होते हैं संप्रेक्षण के, जिसके जिसके द्वारा मनुष्य संप्रेक्षण करता है। पहला होता है अमौखिक, दूसरा होता है मौखिक, और तीसरा होता है लिखित। अमौखिक की बात करें तो अमौखिक संप्रेक्षण होता है जिसमें हम भाषा का प्रयोग नहीं करते, शब्दों का प्रयोग नहीं करते, और चिन्हों, संकेतों, प्रतीकों या शारीरिक हाव भाव के द्वारा हम अपनी बातें, अपने विचार, भावनाएं, सूचनाएं, ये सब चीजें दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसे कहते हैं अमौखिक संप्रेक्षण। विशेषतः इसके अंदर हम क्या प्रयोग करते हैं, शारीरिक हाव भाव से हम सामने वाले को समझा देते हैं। ठीक है, चित्र की सहायता से सामने वाले को अपनी बातों को पहुंचा देते हैं। तो ये सब चीज़ें अमौखिक संप्रेक्षण में आते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, तो आपने ट्रैफिक पुलिस को देखा होगा। ट्रैफिक पुलिस जब रेड लाइट पर काम कर रही होती है, ठीक है, वो अपने हाथों के संकेतों से ट्रैफिक, जितने भी जो ट्रैफिक होता है उन लोगों को वो समझाते हैं अपने हाथों से कि आप इस साइड मुड़े, आप इस साइड जाएं, या उनके गले में आपने विशल देखी होगी, सीटी जो होती है, ठीक है, उसकी सहायता से वो समझाते हैं। तो वो सब क्या है, वो कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, बातें तो अपनी समझा रहे हैं, लेकिन अमौखिक तरीके से अपनी बातों को वो समझा पा रहे हैं। यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो साइन बोर्ड्स का प्रयोग करते हैं। साइन बोर्ड्स देखे होंगे आपने, लगे हुए होते हैं रोड पर। यहाँ से आपको यू टर्न लेना है, या यहाँ से आप यू टर्न नहीं ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से राइट मुड़े, ये इतने किलोमीटर दूर है। तो वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको अपने विचार, अपनी बातें, सूचनाएं तो समझा पा रहे हैं, लेकिन तरीका क्या है उनका समझाने का, अमौखिक तरीका है। इसे कहते हैं हम अमौखिक संप्रेक्षण। अब बात करते हैं मौखिक संप्रेक्षण की। देखिए, मौखिक संप्रेक्षण होता है जो मुंह से बोला गया संप्रेक्षण होता है। बेसिकली इसके अंदर बताऊं तो इसमें भाषा का और शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शब्दों के और भाषा के इस प्रयोग को हम कहते हैं मौखिक संप्रेक्षण। मुंह से किया गया संप्रेक्षण जो है, मुंह से बोलकर जो किया गया कम्युनिकेशन है, वो हमारा मौखिक संप्रेक्षण होता है, जिसमें वक्ता और श्रोता, वक्ता होता है बोलने वाला, और श्रोता होता है सुनने वाला, ये दोनों आमने सामने खड़े होकर, आमने सामने होकर एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है, जो बच्चे का मानसिक विकास होता है, वो कहीं ना कहीं मौखिक संप्रेक्षण के बल पर ही होता है। यानी बच्चा जब छोटा होता है तो वो आपको बोलते हुए देखता है। आप जब भी बच्चे से कम्युनिकेट करते हो तो आप बोलते हो कुछ ना कुछ उससे, माँ माँ, तो बच्चा माँ बोलना सीखता है। ठीक है, तो बच्चे का सर्वप्रथम जो मानसिक विकास होता है वो भी मौखिक संप्रेक्षण के माध्यम से स्टार्ट होता है। देखिए, मौखिक संप्रेक्षण को 2 भागों में बांटा जाता है। अब 2 भाग मौखिक कौन से होते हैं?
परंपरागत माध्यम और आधुनिक माध्यम, इन दो भागों से, इन दो तरीकों से, ये दो माध्यम है ये जिनसे मौखिक संप्रेषण किया जाता है। परंपरागत की बात करूं तो देखिए, इसे माना जाता है ये ग्रामीण संस्कृति की देन है। यानी पुराने जमाने में या गांव में आज भी इन परंपरागत माध्यमों की सहायता से लोगों को सामाजिक बुराइयों या फिर कोई जानकारी देने का ये तरीका हुआ करता था। परंपरागत जन माध्यमों में लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथा, लोक नाट्य, कठपुतली, ठीक है, अभिनय, कठपुतली का अभिनय, नुक्कड़ नाटक हो गए, ये सभी चीजें बहुत प्रभावशाली थी, जिनके माध्यम से हम सामाजिक बुराइयां जैसे निरक्षरता हो गई, अंधविश्वास हो गया, सांप्रदायिक बैर हो गया, जनसंख्या निरंतरण है, ठीक है, कुपोषण, स्वच्छता, दहेज प्रथा, ये सब चीजें, शौचालय के प्रति, इन सब चीजों को जागरूक करने के, इन सब चीजों के लिए एक विचार अपना देने के लिए, ठीक है, जानकारी देने के लिए, इन चीजों के को बताने के लिए लोगों के सामने लोकगीतों के माध्यम से बताया जाता था। तो ये सब चीजें थी जिनके माध्यम से, ये परंपरागत साधन थे जिनके माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाती थी, ठीक है, उनके बीच जागृति पैदा की जाती थी। तो ये थे परंपरागत साधन। और हम आधुनिक संप्रेषण के माध्यम की बात करें तो आज देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है। तो आज जो आधुनिक संप्रेषण के माध्यम है वो क्या है? रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, इंटरनेट, वीडियो नेटवर्किंग, केबल है, डिश टीवी जो आप देखते हो, एफएम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक, ट्विटर, ये सभी चीज़ें आज के आधुनिक युग में प्रयोग की जाती है संप्रेषण के माध्यम में। इनके द्वारा लोग बाग अपने विचार एक दूसरे तक कुछ ही सेकंडों में पहुंचा सकते हैं, ठीक है, कुछ ही मिनटों में यहाँ से वहाँ की कोई दूरियां खत्म हो गई है। आपने देखा होगा वीडियो कॉल पर एक दूसरे से हम बात कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये आधुनिक संप्रेषण के माध्यम है जिनके द्वारा हम अपनी जानकारी, भावनाएं, सूचनाएं लोगों तक प्रभावशाली तरीके से पहुंचा सकते हैं। देखिए, साक्षर हो, निरक्षर हो, यानी पढ़ा लिखा हो या बिना पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, नेत्रहीन हो, जिसके नेत्र भी ना हो, तो ये आधुनिक जो संप्रेषण के माध्यम है ये इन सब के लिए एक वरदान साबित हुए हैं। ये सभी जो है ये आराम से तरीके से, ये सब इनके लिए यूजफुल है, इनको अच्छे तरीके से सभी यूज कर सकते हैं। मौखिक संप्रेषण के लाभ, देखिए लाभ क्या होते हैं मौखिक संप्रेषण के। तो पहले लाभ की बात करूं तो ये अत्यधिक प्रभावशाली होता है। देखिए, जब दो लोग आमने सामने बात करते हैं तो ये अत्यधिक प्रभावशाली संप्रेषण माना जाता है, यानी सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ता है ये मनुष्य के ऊपर। और इसे पुनः संप्रेषित किया जा सकता है, यानी इसे दोबारा से सुन सकते हैं, दोबारा से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके सामने कोई वीडियो है, ठीक है, आप उसको दोबारा देख सकते हो, जितना मर्जी आप चाहे उतनी बार उससे आप सीख सकते हो। इसमें वक्ता का मूल्यांकन तुरंत किया जा सकता है। जब दो लोग आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे होते हैं तो एक दूसरे का जो मूल्यांकन है वो उसी टाइम, यानी वक्ता जो बात अपनी रख रहा है श्रोता के लिए, श्रोता उसी समय फीडबैक दे सकता है, अपना मूल्यांकन तुरंत हो जाता है, अल्प समय में ये प्रसारित हो जाता है, यानी इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये मौखिक संप्रेषण, टाइम इसके अंदर कम लगता है। और मौखिक संप्रेषण है जिसके द्वारा हम बड़े समूह को, यानी एक बड़ी जनसभा को या बड़े समूह को हम उनके साथ हम संवाद कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो एक बड़े समूह को संबोधित कर सकते हैं मौखिक संप्रेषण की सहायता से। इसकी सीमाएं क्या क्या होती है, सीमाएं कह सकते हैं या फिर आप हानि भी कह सकते हैं कि मौखिक संप्रेषण की क्या हानियां हो सकती है। तो पहला ये है कि देखिए, स्थायी अभिलेख नहीं होता ये, इसको हम कानूनी साक्ष्य के रूप में मान्यता नहीं दे सकते। यानी मान लो दो लोगों ने आपस में कभी बात की है तो कोई स्थायी अभिलेख तो है नहीं, कोई लिखित उसके पास गारंटी तो है नहीं किसी चीज की, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये, इसे कानूनी साक्ष्य, यानी कानूनी बोला हुआ जो होता है उसका कोई प्रूफ नहीं होता, ठीक है, साक्ष्य कहते हैं प्रूफ को। तो इसका कोई, इसे कोई कानूनी साक्ष्य के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। मुख से जो बोला जाता है, कहते हैं ना, बोले हुए की गारंटी नहीं होती, लिखित की गारंटी होती है। तो इसका एक ये सीमा होती है। दूसरा ये कि अगर वक्ता बोलने में कुशल नहीं है, यानी वो अगर ठीक ढंग से अपनी बातों को नहीं रख सकता है, वो शब्दों का ठीक ढंग से प्रयोग नहीं कर सकता है, तो सामने वाले पर वो उचित प्रभाव नहीं रख पाएगा, ठीक है, सामने वाला उसकी बातों को समझ नहीं पाएगा, तो ये कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा।
तीसरा है इसमें वक्ता को श्रोता की मानसिक स्थिति, उसकी आयु एवं उसके शब्दों के ज्ञान के आधार पर, यानी जब वक्ता श्रोता के सामने कोई बात रखेगा तो उसे किन चीजों का ध्यान रखना होगा। देखिए, एक तो मानसिक स्थिति श्रोता की क्या है, ठीक है। दूसरा, श्रोता की आयु क्या है, यानी किन शब्दों को वह समझ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 5वीं स्टैंडर्ड के बच्चे को हम 10वीं स्टैंडर्ड की बात बता दें, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी होती है। अगर इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो अर्थ जो है वो अनर्थ में बदल जाएगा, यानी अर्थ की जो समझ है वो विकसित नहीं हो पाएगी। तो ये सीमाएं होती है मौखिक संप्रेषण की। अब बात करते हैं लिखित संप्रेषण की, यानी लिखित संप्रेषण क्या होता है। देखिए, जब ज्ञान विज्ञान और विश्व की सूचनाएं, ज्ञान विज्ञान विश्व की सूचनाएं और संदेश प्रभावशाली ढंग से लिखकर लक्षित वर्ग तक, लक्षित वर्ग कौन होता है, जो श्रोता सुनने वाला जो होता है, ठीक है, जिनको जानकारी चाहिए, सूचनाएं चाहिए, ठीक है, उसे कहते हैं लक्षित वर्ग। लक्षित वर्ग तक पहुंचाया जाए तो उसे लिखित संप्रेषण कहते हैं। यानी जो सूचनाएं, ज्ञान, चाहे वो विज्ञान का हो, कैसा भी हो, सूचनाएं हैं, जानकारी है, उनको लिख कर लोगों तक पहुंचाया जाए, ठीक है, उसे कहते हैं लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण ज्ञान और शोध को व्यवस्थित करने में सहायता करता है। शोध होता है अनुसंधान कार्य, जो रिसर्च हम करते हैं उनको व्यवस्थित करने में लिखित संप्रेषण ही सहायता प्रदान करता है। किसी व्यवस्था को चलाना है, मान लो किसी कोई व्यवस्था हमें दे दी है, ठीक है, किसी की व्यवस्था से मैं आपको बताऊं यहाँ पे तो मैनेजमेंट से है, ठीक है, कोई मैनेजमेंट आपको चलाना है तो मैनेजमेंट आप लिखित में चला सकते हो, ठीक है। आपको कोई ऑर्डर देना है किसी संस्था को तो लिखित में दोगे आप, तो अच्छे से फॉलो होगा वो। किसी संस्था में मान लो कोई कंपनी आपको चलानी है, ठीक है, कंपनी में एम्प्लॉइयों को आपको उनके कार्यों को बांटना है या उन्हें कोई ऑर्डर देना है, ठीक है, तो आप लिखित लिखित संप्रेषण की सहायता से अच्छे से समझा सकते हो, ठीक है। लिखित संप्रेषण अपना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है इसके अंदर, और सुचारू रूप से चलाने के लिए इसकी अधिक आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत देखिए पत्र पत्रिकाएं आती हैं, ठीक है, पत्र पत्रिकाएं आप पढ़ते हो, उनके अंदर डिफरेंट प्रकार की न्यूज़ होती है, आप उससे समझते हो, आपको पता चलता है देश में क्या चल रहा है, तो पत्र पत्रिकाएं हो गई। समाचार पत्र आप सभी जो अखबार पढ़ते हो डेली, ठीक है, वो विभिन्न प्रकार की जानकारी आपको देता है। पुस्तकें हैं, होल्डिंग साइन होते हैं, आपने कभी रोडों पे देखा होगा, बोर्ड लगे होते हैं किसी भी चीज़ की जानकारी देने के लिए। पोस्टर है, ईमेल है, आजकल ईमेल का ज़माना है, हर चीज़ मेल में क्यों मांगी जाती है, ताकि वो एक प्रूफ बन सके, ठीक है। तो वो लिखित संप्रेषण के ये सभी क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, जिनके माध्यम से लिखित संप्रेषण चलता है। लिखित संप्रेषण के लाभ क्या होते हैं, देखिए, स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित किया जा सकता है, यानी स्टोर इसको कर सकते हैं हम, कितने भी लंबे समय तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। कभी भी हमें कोई पता करना हो कि इस दिन क्या हुआ था, अगर हमारे पास लिखित में लिखा है तो हम उस दिन की जानकारी तुरंत देख सकते हैं, तो इसको स्टोर कर सकते हैं स्थायी अभिलेख के रूप में। लिखित संप्रेषण में स्तरीय भाषा एवं स्पष्ट अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे सामने वाले को स्पष्ट अर्थ समझ में आ सके। लिखित संप्रेषण को प्राप्त करना जितनी बार चाहे उतनी बार पढ़कर समझा जा सकता है, यानी जो प्राप्तकर्ता होता है वो लिखित संप्रेषण को, देखिए पहले ही बताया मैंने आपको, स्टोर कर सकता है वो, तो स्टोर कर की जाने वाली चीज़ों को जितना चाहे उतनी बार हम पढ़ सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार हम देख सकते हैं। अगर हमारी समझ में एक बार में नहीं आ रहा तो हम दूसरी बार देख लेंगे, दूसरी बार नहीं आ रहा तो तीसरी बार पढ़ेंगे उसको। तो लिखित संप्रेषण का एक अच्छा लाभ होता है, ये एडवांटेज होता है। अब बात करते हैं लिखित संप्रेषण की सीमाओं की। सीमाएं, या फिर कह सकते हो आप क्या क्या इससे हानि हो सकती है, या फिर ये सीमाबद्ध होती है जो, ठीक है। तो सबसे पहला इसका होता है ये एक ही वर्ग तक सीमित होता है, यानी लिखित संप्रेषण को सिर्फ शिक्षित वर्ग ही पढ़ सकता है, देख सकता है, लिख सकता है, ठीक है, लिखा हुआ समझ सकता है। तो एक वर्ग तक सीमित है, यानी शिक्षित वर्ग तक ही सीमित है। यह संप्रेषण औपचारिक और जटिल होता है, यानी इसके अंदर देखिए फॉर्मल चीज़ों को यूज़ किया जाता है, औपचारिक शब्दों का यूज़ किया जाता है। जटिल होता है, कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि वो आपको समझ में नहीं आते, तो जटिल होता है थोड़ा। तुरंत फीडबैक इसके अंदर नहीं मिलता। जब भी हम कोई, मान लो हमने कोई ईमेल किया, ईमेल का जवाब हमें तुरंत नहीं मिलता, उसमें थोड़ा समय लगता है, ठीक है।
तो इसमें तुरंत फीडबैक नहीं मिलता। जब तक सामने वाला उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ नहीं लेता, उसका मूल्यांकन नहीं कर लेता, तब तक वो फीडबैक नहीं देगा। और इस प्रक्रिया में देखिए, सूचना को संग्रहण यानी सूचना को इकट्ठा करने में, टाइप करने में, ठीक है, जांच करने में, यानी ठीक है या नहीं है, ये एक समय लगने वाली प्रक्रिया होती है, यानी टाइम कंज्यूमिंग इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, इसके अंदर टाइम ज़्यादा लगता है लिखित संप्रेषण में। तो इस तरीके से हमने तीनों संप्रेषण, जो संप्रेषण के प्रकार होते हैं, उनको डिस्कस किया। अब डिस्कस करते हैं, बात करते हैं संप्रेषण की चुनौतियां क्या है, यानी किन चुनौतियों से संप्रेषण गुजरता है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इनको कहा जाता है कि 6 श्रेणियों में संप्रेषण की चुनौतियों को रखा जाता है। 6 श्रेणी कौन सी होती है? एक होता है मानसिक, यांत्रिक, अर्थगत, भौतिक, भाषिक और सांस्कृतिक। डिटेल से डिस्कस करते हैं इनको। मनोवैज्ञानिक, देखिए मनोवैज्ञानिक क्या होता है? जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, दो व्यक्ति आपस में संप्रेषण कर रहे होते हैं, तो होता क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का आचार विचार, रहन सहन, सोचने का तरीका, उसका व्यवहार भिन्न होता है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के साथ साथ क्या होता है, जो श्रोता होता है वो जानकारी को, सूचना को अपने पूर्व अनुभव के आधार पर ही ग्रहण करता है, यानी जो उसने आज तक सीखा है, जो उसका एक्सपीरियंस रहा है, वो उसके आधार पर उस सूचना को ग्रहण करेगा। तो एक ये जो चुनौती सामने आती है, संप्रेषण मनोवैज्ञानिक होगी, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, लोग बाग अपनी मनोवृत्ति, अभिमत और अपने मूल्य के हिसाब से चीज़ों को ग्रहण करते हैं, ठीक है, सूचनाओं को अपने हिसाब से देखते हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक हो गया। दूसरा आता है यांत्रिक। यांत्रिक की बात करूं तो देखिए, यांत्रिक को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है व्यक्तिगत, एक होता है मशीनरी। मशीनरी क्या होता है, ओ व्यक्तिगत क्या होता है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। इसे कहते हैं हम शारीरिक अक्षमता, या क्षमता लिखा हुआ है, अक्षमता कहते हैं इसको, शारीरिक अक्षमता भी कह सकते हैं इसको, यानी व्यक्ति की आवाज़ साफ ना होना, जिससे कम्युनिकेट फेल हो सकता है, ठीक है, आवाज़ ठीक नहीं है, आवाज़ आपकी रुक रुक के आ रही है, या फिर आप आपके आवाज़ में हकलावापन है, ठीक है, इससे दिक्कत हो सकती है। शब्दों का उच्चारण अगर आप सही ना करो, ठीक है, जिस शब्द को जिस तरीके से प्रोनाउंसिएट करना है हमें वो ना कर पाओ, तो दिक्कत आएगी। उसकी टोन ठीक ना हो, स्वर ठीक ना हो, लहजा ठीक ना हो, तो क्या होगा, संप्रेषण में बाधा आएगी, सामने वाला आपको समझ नहीं पाएगा, संप्रेषण क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, संप्रेषण पूरा नहीं हो पाएगा। वही मशीनरी की बात करते हैं हम, तो मशीनरी में आता, देखिए अगर आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो और नेटवर्क चला जाए तो क्या होगा, काम आपका रुक जाएगा, ठीक है, काम रुक जाएगा तो संप्रेषण नहीं चल पाएगा, तो ये मशीनरी में आता है। मान लो फ़ोन पे आप बात कर रहे हो, ठीक है, नेटवर्क चला गया या फ़ोन कट गया, नेटवर्क चले जाने के कारण फ़ोन कट गया, तो आपकी बात पूरी नहीं हो पाएगी, कम्युनिकेशन बैरिकेड हो जाएगा। बिजली चली जाए, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, बिजली चली जाए तो क्या होगा, आप जरूरी काम कर रहे थे, मेल भेज रहे थे जरूरी, बिजली चली गई, कम्युनिकेट फेल हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। तो ये होता है यांत्रिक, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कत आ सकती है। अर्थगत की बात करते हैं, यदि संदेश यानी जो सूचना या जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो अस्पष्ट है, पूरा नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, श्रोता उसको समझ नहीं पाएगा, ठीक है, श्रोता के नैतिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है तो भी उसको समझने में दिक्कत आएगी। तो क्या होगा, प्रभावी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, यानी संप्रेषण फेल हो जाएगा, जो संप्रेषण है वो पूरा नहीं हो पाएगा। भौतिक की बात करें तो भौतिक में आता है, देखिए वक्ता और श्रोता के बीच कितना गैप है, इसे कहते हैं हम भौतिक, या फिर उनके बीच समय का क्या अंतराल है, इसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ठीक है, उससे क्या होगा, संप्रेषण में प्रॉब्लम आ जाएगी, संप्रेषण कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, दूर खड़ा जो व्यक्ति होता है पास खड़े व्यक्ति के अपेक्षा उसे कम सुन पाएगा वो, यानी मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से वो अपनी कोई बात पहुंचा रहा है, तो यहाँ तक पहुंचने में काफी टाइम लगेगा, हो सकता है कुछ शब्द उसको सुनाई ना दे, तो क्या होगा, संप्रेषण फेल हो जाएगा। भाषिक की बात करते हैं तो भाषिक क्या होता है, देखो सूचना के संप्रेषण में सबसे प्रमुख बाधा भाषा को माना जाता है, यानी भाषा, जब तक, देखिए कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति को सभी भाषाओं का ज्ञान नहीं होता, ठीक है, जब उसे सभी भाषाओं का ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा, संप्रेषण में बैरिकेड आ जाएगा, संप्रेषण रुक जाएगा। तो भाषा सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जिसके आधार पर संप्रेषण चलता है। अगर भाषा में भिन्नता है, दूसरी भाषा को वो समझ नहीं पा रहा है, तो संप्रेषण बैरिकेड हो जाएगा। और कई बार तो ये होता है कि जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है, अनुवाद करते हैं, तो मशीन यानी कंप्यूटर मशीन के द्वारा कई बार हम, ठीक है, ट्रांसलेट करते हैं, तो वहां से भी हमें सही सूचना प्राप्त नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, संप्रेषण जो है वो
फेल हो जाता है। सांस्कृतिक की बात करूं तो देखिए क्या होता है, लोगों का जो अपने अपने समाज होते हैं, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का या प्रत्येक देश का, ठीक है, प्रत्येक राज्य का एक अलग संस्कृति होती है, उसका अलग साहित्य होता है, अलग संगीत कला, हर चीज उनकी अलग अलग होती है। तो एक दूसरे में इन्वॉल्व होने में या एक दूसरे की संस्कृति को समझने में कई बार क्या होता है, दिक्कतें आती है संप्रेषण में। ऐसे में क्या होता है, बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो एक दूसरे की संस्कृति को समझने में जो बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है, जो दिक्कतें आ जाती है, उसे कहते हैं कि इससे भी संप्रेषण जो है फेल हो जाता है। तो ये सांस्कृतिक प्रभाव होता है जिसकी वजह से संप्रेषण फेल हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी यूनिट 1 का जो है, यूनिट 2 का चैप्टर जो है वो फर्स्ट वो कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।